Good morning everyone. Welcome to my channel. Today we are going to learn the system of linear equations. In this lecture, we will learn that what is a linear equation, what is the system of linear equations, what are homogeneous and non-homogeneous system of linear equations, and what are the consistency criteria for the system, and the methods to solve the system of linear equations. Okay, let's start with the term linear equation. An equation of the form a1x1 plus a2x2 plus a3x3 plus up to so on an xn equals to b is called a linear equation in the variables x1 x2 up to so on xn. इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास जो है x1 x2 x3 और xn ये सब वेरिएबल्स हैं, और जो a1 a2 a3 an एंड b ये हमारे पास जो है वो कांस्टेंट्स हैं. यूजुअली जो है हमारे पास रियल नंबर्स यूज होते हैं एज अ कांस्टेंट. एग्जांपल देखते हैं इसकी. ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है जो कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है इन 3 वेरिएबल्स. आपके पास वेरिएबल्स यहाँ पे x1 x2 x3 हैं. आपके पास वेरिएबल्स x y z की फॉर्म में भी हो सकते हैं. Like in that case, ax plus by plus cz equals to d is also a linear equation in 3 variables x, y, z, where a, b, c, d are constants. ये तो हमारे पास स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन में ये होता है कि आपके पास जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होनी चाहिए. अगर आपके पास वेरिएबल्स की पावर 1 से ज़्यादा होगी तो आपके पास वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी. जैसे यहाँ पे मैं 1 और 2 एग्जांपल्स लिखती हूँ नॉन लीनियर इक्वेशंस की. कौन सी इक्वेशंस हैं जो हमारे पास लीनियर नहीं होती. जी, तो यहाँ मैंने 2 एग्जांपल्स लिखी हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस की. अगर मेरे पास ये एक इक्वेशन है और इसकी वेरिएबल इसमें x वेरिएबल की पावर 2 हो गई है विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन नहीं रही. ये इस वेरिएबल की पावर की वजह से नॉन लीनियर इक्वेशन बन गई है. इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखें कि आपके पास ये जो टर्म है 3xy, ये आपकी जो टर्म है ये इस पूरी इक्वेशन को नॉन लीनियर बना रही है, जो इस इक्वेशन की लीनियरिटी को ख़त्म कर रही है. अगर आपके पास वेरिएबल की पावर मोर देन 1 हो या आपके पास कोई भी वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, इवन उनकी बेशक पावर जो है वो 1 है, तो भी आपके पास इक्वेशन लीनियर नहीं रहेगी. क्योंकि अगर आप यहाँ देखें इस वेरिएबल की पावर 1 है, इस वेरिएबल की पावर 1 है, और ये इकट्ठे होकर अगर हम इकट्ठा देखें तो ये वेरिएबल्स की जो है पावर मोर देन 1 हो रही है. तो अगर आपके पास इस फॉर्म की टर्म होगी तो तब भी आपके पास इक्वेशन नॉन लीनियर हो जाएगी. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस. यहाँ पे मैंने एक जनरल फॉर्म लिखी है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की. कंसिडर m linear equations in the n variables x1 x2 and x up to so on xn. अब मेरे पास इस सिस्टम में n तक वेरिएबल्स हैं x1 x2 xn, और इक्वेशंस मेरे पास कितनी है m. जैसे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 अप टू सो ऑन इक्वेशन नंबर m, और वेरिएबल्स कितने हैं x1 x2 अप टू सो ऑन xn तक. तो ये मेरे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉरी वन लीनियर इक्वेशन है, ये सेकेंड लीनियर इक्वेशन है, और अप टू सो ऑन ये mth लीनियर इक्वेशन है. ये पूरा मिल के जब आप इनको इकट्ठा कंसिडर करेंगे इस होल को, इसको मैंने 1 का नाम दिया है, तो हम इस होल को जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहेंगे इन n वेरिएबल्स. तो यहाँ देखिए 1 इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अगर मैंने सॉल्व करना हो तो मेरे पास फिजिबल ये होता है कि मैं इस पूरे सिस्टम को मैट्रिक्स नोटेशन सिस्टम में लिख दूँ. तो अब मैं अगर इस पूरे सिस्टम को मैट्रिक्स नोटेशन में लिखना चाहूँ तो उसकी फॉर्म होगी मेरे पास this one. Using the matrix notation, system 1 can be written as ax equals to b, where a equals to matrix of coefficients. यहाँ पे मैं इस पूरे सिस्टम को लिख सकती हूँ ए एक्स इक्वल्स टू बी. ए है मैट्रिक्स ऑफ कॉफिशेंट. वो क्या है हमारे पास, ये जो कॉफिशेंट्स हैं a11 a12 अप टू सो ऑन a1n, a21 a22 अप टू सो ऑन a2n, अप टू am1 am2 अप टू सो ऑन amn. तो ये आपके पास जो कॉफिशेंट्स हैं ये आपके पास मैट्रिक्स कहलाता है, मैट्रिक्स ऑफ कॉफिशेंट्स. इसी तरह आपके पास जो एक्स वेक्टर है, एक्स वेरिएबल है यहाँ पे, ये इक्वल होता है कॉलम ऑफ अननोन्स. जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं जिनकी आपने वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं या जिनको हम अननोन्स भी कहते हैं, उसको आप एक कॉलम की फॉर्म में जब लिख देंगे तो वो आपके पास ये एक्स टर्म आ जाएगी. दिस एक्स इक्वल्स टू कॉलम ऑफ अननोन्स. और यहाँ पे जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं जैसे इन दैट केस x1 x2 xn
आपने इनको कॉलम्स की फॉर्म में लिख दिया x1 x2 अप टू सो ऑन xn, तो ये आपके पास x वेरिएबल के इक्वल आ गया कॉलम ऑफ अननोन्स, फॉर्म्स द कॉलम वेक्टर x। इसी तरह आपके पास ये स्मॉल b जो है, दिस इज कॉलम ऑफ कॉन्स्टेंट्स bi, इट फॉर्म्स द कॉलम वेक्टर b, और इसकी हमारे पास वैल्यूज कौन सी होंगी, यहाँ पे जो इक्वालिटी के इस साइड पे कॉन्स्टेंट्स आएंगे b1 अप b2 अप टू सो ऑन bn bm, ये हमारे पास वेक्टर कॉलम वेक्टर b बनेगा, दिस इक्वल्स टू b1 b2 अप टू सो ऑन bm। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि जब हमें अपना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होता है यूजिंग दैट मैट्रिक्स नोटेशन सिस्टम, तो हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स जो है वो यूज़ होता है अपने सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, जिसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं इस जनरल फॉर्म में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिख रही हूँ, तो उसको हम डिनोट करते हैं ए बी से। तो हमारा इन दैट केस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, नोटेशन होती है उसकी ए, कोफिशिएंट और मैट्रिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं नोटेशन ए, और उसके साथ इसके सबस्क्रिप्ट में स्मॉल b लिखते हैं। दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ दैट सिस्टम, और ये इक्वल होता है आपके पास पूरा का पूरा मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट पहले लिखेंगे, ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिख दिया, और इसके साथ ही मैं एक और कॉलम ऐड करूंगी जो कि मेरे पास होगा कॉलम वेक्टर b का। यहाँ पे ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इस वेक्टर को मैं यहाँ पे आगे ऐड कर दूंगी, विच इज b1 b2 अप टू सो ऑन bm। तो ये आपके पास फॉर्म जो है पूरी की पूरी दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कुछ बुक्स में स्टूडेंट्स इसको हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, और कुछ बुक्स में हम जो है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट और कॉलम वेक्टर कॉलम ऑफ जो कॉन्स्टेंट्स भी है उनके बीच में हम डॉटेड लाइन भी लगा देते हैं। तो ये आपकी जो भी कोर्स में आप पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आप ये रोटेशन यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देखिए, उससे समझते हैं कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरह से मैट्रिक्स नोटेशन सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये मेरे पास 3 लीनियर इक्वेशंस हैं, दिस वन 2x1 plus 3x2 plus 4x3 equals to 0, and the second one is 3x1 plus x3 equals to 4, and the third one is 2x2 plus 5x3 equals to 1. Now these three equations makes सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इन तीनों ये जो पूरा सिस्टम है हमारे पास, इसकी द मैट्रिक्स नोटेशन ऑफ दैट सिस्टम इज ax इक्वल्स टू b, वेयर a क्या होगा हमारे पास, a मेरे पास होगा द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स विच इज 2 3 4 2 3 4। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक जो बहुत ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये कि आपने ये याद रखना है कि आपकी जो वेरिएबल्स जिस तरतीब से हैं x1 x2 x3, आपने उसके कोफिशिएंट्स को उन्हीं पैटर्न से लिखना है। जैसे अगर मैं वेरिएबल ले रही हूँ x1 x2 x3, तो मेरे पास फर्स्ट वेरिएबल का कांस्टेंट 2, सेकंड वेरिएबल का 3, और थर्ड वेरिएबल का कांस्टेंट 4। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है आप इसमें नोटिस करें कि x2 जो है वो वेरिएबल मिसिंग है, मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3x1 प्लस 0x2 प्लस x3। तो x1 का कॉफिशिएंट ये आ गया, x2 का कॉफिशिएंट मेरे पास 0 है, हमने इसको मिस नहीं करना, और x3 का कॉफिशिएंट है मेरे पास 1। इसी तरह यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में आप देखें x1 का मिसिंग है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0x1, तो x1 का कॉफिशिएंट 0, x2 का कॉफिशिएंट 2, और x3 का कॉफिशिएंट 5। तो ये मेरे पास A मैट्रिक्स बन गया, और मेरे पास X मैट्रिक्स है column vector of the unknowns or the variables which are in that case x1 x2 x3, और b मेरे पास है column of constants bi's जो हैं which are जो इक्वालिटी के उस साइड पे होंगे 0 4 and 1, 0 4 and 1। तो मैंने यहाँ पे इस सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा है विच इज ए बी इक्वल्स टू हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है 2 3 4 3 0 1 0 2 5 0 2 5 एंड द कॉलम वेक्टर कॉन्स्टेंट्स का जो है 0 4 1 0 4 1। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
इसमें देखते हैं कि नॉन होमोजीनियस सबसे पहले कौन सी होती है। इफ द कॉलम वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम इज। ओके स्टूडेंट्स, जो कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया होता है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए, चाहे वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है या अगर होमोजीनियस सिस्टम है, दोनों केसेस में उसका एक कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपके पास जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, वो कंसिस्टेंट होगा अगर आपके पास रैंक ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल होगा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है उसके। अगर आपके पास ये दोनों इस दोनों मैट्रिसेस के रैंक इक्वल होंगे तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब है कि उसका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। और आपका कंसिस्टेंट होने के लिए आपके पास टू इसकी कैटेगरीज है। कंसिस्टेंट होगा तो यहाँ उस सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक मतलब वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। आपके पास यूनिक सोल्यूशन कब आएगा, जब आप वो हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि जब आपके पास रैंक ऑफ ए इक्वल होगा रैंक ऑफ ए बी, मतलब रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इक्वल होगा रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, और ये दोनों इक्वल होंगे नंबर ऑफ अननोन्स के, मतलब जितने आपके पास वेरिएबल्स गिवन होंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। ऑन द अदर हैंड इफ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी, आपके पास कंसिस्टेंट होने के लिए ये तो मस्ट है कंडीशन के रैंक ऑफ ए इक्वल हो रैंक ऑफ ए बी के। अगर आपके पास रैंक ऑफ बी इक्वल होगा रैंक ऑफ ए बी के और इन दोनों का रैंक लेस होगा नंबर ऑफ अननोन से, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में 5 अननोन्स या 5 वेरिएबल्स गिवन है और आपका रैंक आ गया है 4, तो ये कंडीशन सिर्फ फुलफिल होगी कि रैंक जो है वो लेस देन हो जाएगा नंबर ऑफ अननोन्स। और हमारे पास सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा, मींस कि नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, उस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा इफ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए विच इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल होगा रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। ओके, अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हम अब किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। हमारे पास फर्स्ट मेथड है टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हम अपना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसको हम कन्वर्ट करते हैं एशलन रो एशलन फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यूज होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स converted into रो एचलन फॉर्म। और सेकेंड मेथड है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड।
गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम अपने जो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उसे कन्वर्ट करते हैं रो रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में। मैंने पॉइंट लिख दिया दैट ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कन्वर्टेड इनटू रो रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म इन द केस ऑफ गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशंस जिसमें हम देखेंगे कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, और इसमें हम तीनों केसेस डिस्कस करेंगे। तीनों क्वेश्चंस हैं डिफरेंट, जिसमें हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा और कंसिस्टेंट होगा विद यूनिक सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट होगा विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये हमारे पास किसी भी एक सिस्टम के लिए ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये थ्री पॉसिबिलिटीज होती हैं, that the system is inconsistent, or it has a unique solution, or it has infinitely many solutions. तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Solve the following system of linear equations. So we have four linear equations here, 1 2 3 4, and we also have four unknowns or four variables, which are x1 x2 x3 and x4. So हमें four equations given है, linear equations. तो this whole is called the system of linear equations. इनको सॉल्व करने का ये मतलब होता है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स, या वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स x1 x2 x3 एंड x4। हम इन फोर वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो हमारे पास हमारा सिस्टम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब अगर आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर सिस्टम जो है वो बहुत शॉर्ट है, लाइक अगर हमारे पास टू वेरिएबल्स गिवन है या टू इक्वेशंस गिवन है, तो हम सिंपल उसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं बाय साइमल्टेनियसली सॉल्विंग द इक्वेशंस, बाय using the value of one variable from one equation and putting that value into the other equation, and we get the solution simply. But in case when we have the larger number of variables and larger amount of equations, then it is difficult to solve the system with our usual way. So we use that Gaussian elimination method, and we use the matrix notation system to solve such kind of सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट्स मेरे पास ये होगा कि मैं अपने सिस्टम का ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखूंगी। तो देखते हैं कि इस सिस्टम का ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा। ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अच्छा स्टूडेंट्स, आप नोट करें कि यहाँ पे मेरे पास सब वैल्यूज नॉन जीरो हैं, तो मेरे पास ये सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं हम अपना ए बी इक्वल्स टू, पहले मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट लिखेंगे, x1 का कोफिशिएंट है 1, देन -2, देन -7। हमने वेरिएबल्स का ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स के साथ कौन से कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 1 -2 -7 एंड +7, देन -1 2 8 and -5, then 3 -4 -17 and 13, and then 2 -2 -11 and 8। और इस कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स के साथ मैं ऐड करूंगी अपना कॉलम वेक्टर ऑफ दैट दीज कांस्टेंट्स 5 -7 14 and 7। दिस इज अवर ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है कि मुझे अपने इस ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है एचेलन फॉर्म में, रो एचेलन फॉर्म में। तो उसके लिए हमने अगर अगर आपको क्लियर नहीं है एचेलन और रिड्यूस एचेलन फॉर्म्स, तो जिस लेक्चर में मैंने अपना रो एचेलन फॉर्म्स और रिड्यूस एचेलन फॉर्म्स किए हैं हमने, तो आप उसको जाके दोबारा से देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एचेलन फॉर्म के क्लियर कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, अब देखिए हमें एचेलन फॉर्म के लिए क्या करना होता है कि आपका जो अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो आप इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपने सिंपल जो इसका डायगोनल है, अगर हम इस मैट्रिक्स को कंसिडर करें, दिस इज अ 4x4 मैट्रिक्स, इसका डायगोनल है मेरे पास दिस वन। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमने क्या करना होता है, अगर इस डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज 0 हो जाएं, तब हमारे पास जो अपना मैट्रिक्स है वो एचेलन फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने
ये जो फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है जिसको हम पिवट कहते हैं, किसी भी रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट पिवट कहलाता है। तो पिवट के नीचे की मुझे सारी जो है एलिमेंट्स वो ज़ीरो करने हैं, उसके लिए मैं रो ऑपरेशन करूँगी। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 1 मौजूद है, मुझे ये 3 टर्म ज़ीरो करनी है। इसके लिए क्या रो ऑपरेशन होगा, और मुझे पिवट को यूज़ करते हुए ही, मुझे फर्स्ट इसको यूज़ करते हुए रो 1 को यूज़ करते हुए ही रो 2, रो 3 और रो 4 के फर्स्ट ये एलिमेंट्स ज़ीरो करने हैं। तो रो 2 में अगर मैं ऐड कर दूंगी रो 1 तो मेरे पास ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। रो 3, दिस इज रो 3 में अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 3 टाइम्स रो 1 तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। और अगर रो 4 में 2 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 2 टाइम्स रो 1 मतलब 2 टाइम्स 1 तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो ऑपरेशंस लिखते हैं हम अपने। मैंने यहाँ पे अपने ऑपरेशंस मेंशन कर दिए हैं कि रो 2 मेरी कन्वर्ट हो जाएगी, रो 2 पे ऑपरेशन होगा रो R2 प्लस R1, रो 3 पे ऑपरेशन क्या होगा R3 माइनस 3R1 और रो 4 पे ऑपरेशन होगा R4 माइनस 2R1। तो रो 1 जो है मेरे पास सबसे पहले वो एज इट इज़ रहेगी, मैं एज इट इज़ रो 1 लिखती हूँ विच इज़ 1 माइनस 2 and minus 7 and 7 and 5। रो 2 में मैंने ऐड करनी है रो 1, सो रो 2 में -1 + 1 is 0, then 2 minus 2 is 0, then 8 minus 7 is -1। मुझे रो 2 के हर एलिमेंट के ऊपर ये ऑपरेशन करना है। -5 + 7 is +2 and -7 + 5 is -2। और यहाँ पे +1 होगा मेरे पास। तो इसी तरह से जब मैं रो 3 पे ये ऑपरेशन अप्लाई करूँगी रो 3 के हर एलिमेंट के लिए, तो रो 3 मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगी 0 2 4 -8 -1। और इसी तरह जब मैं रो 4 के हर एलिमेंट पे ये ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो रो 4 की जगह मेरे पास आ जाएगा 0 2 3 -6 एंड -3। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको कोई सा वन ऑपरेशन करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल रो 3 का हम ये ऑपरेशन देखते हैं इस एलिमेंट का। रो 3 था मेरे पास -17। अगर मैं रो 3 की बात करूँ, ये ऑपरेशन कर रही हूँ मैं इस एलिमेंट पे, मैं आपको शो करके दिखा रही हूँ ये एलिमेंट में क्या चेंजिंग आएगी। सो -17 में से मुझे माइनस करना है 3 टाइम्स रो 1, मीन्स के -17 की जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है रो 1 में उसको मुझे माइनस करना है, विच इज़ -17 की कॉरस्पॉन्डिंग रो 1 में है -7। तो यहाँ मैं लिखूँगी -7 which is equals to -17 minus minus plus 21 and which is equals to 4। तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म -17 की जगह मैं लिखूंगी +4। इसी तरह से हम सब एलिमेंट्स पे अपने रो ऑपरेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, मुझे अब फर्स्ट स्टेप तो मेरा था कि मेरा फर्स्ट पिवट के नीचे की सब एंट्री ज़ीरो की। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे अपने डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे एक नॉन ज़ीरो नंबर चाहिए और फिर मुझे उस नॉन ज़ीरो नंबर के नीचे की एंट्रीज को ज़ीरो करना है। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास ज़ीरो आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी रो 2 को रो 3 के साथ। अगर मैं इंटरचेंज करूँगी तो यहाँ मेरे पास एक नॉन ज़ीरो नंबर आ जाएगा, या फिर मैं अपनी रो 2 को रो 4 के साथ इंटरचेंज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन में अप्लाई करने लगी हूँ। आई एम गोइंग टू इंटरचेंज रो 2 एंड रो 4। रो 2 की जगह रो 4 लिखूंगी और रो 4 की जगह रो 2 लिखूंगी। रो 1 एज इट इज, कि रो 2 की जगह रो 4 इज 0 2 3 -6 -3 and row 3 as it is, which is 0 2 4 -8 -1 and row 4 की जगह row 2 which is 0 0 1 2 and -2। so यहाँ अपने ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को मैं, आप चाहें तो ये डॉटेड लाइन लगाएं, इट्स ऑप्शनल, और अगर आप चाहें तो इसको नहीं लगाएं। नेक्स्ट मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पे जो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है ये नॉन ज़ीरो आ गया है। अब मुझे इसके डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले ज़ीरो करने हैं। अब मैं इस पिवट को यूज़ करते हुए, सेकंड रो का पिवट यूज़ करते हुए इसके नीचे के सब एलिमेंट्स को मुझे ज़ीरो करना है। ये मेरे पास ऑलरेडी ज़ीरो है तो अब मुझे सिर्फ इसको ज़ीरो करना है और इसके लिए मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। अगर मैं R3 इसको ज़ीरो करना है तो R3 मेरे पास क्या कन्वर्ट होगा, R3 में से अगर मैं माइनस कर दूँ R2
अगर मैं R3 में रो 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ रो 2 तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ऑपरेशन करके देखते हैं। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, रो 3 में से सब्ट्रैक्ट करनी है मुझे रो 2। 0 माइनस 0 इज 0, 2 माइनस 2 is 0, 4 minus 3 is 1, minus 8 minus minus plus 6 is minus 2, and minus 1 plus minus minus plus 3 is plus 2, and row 4 is as it is, which is 0 0 1 2 and minus 2. Students, अब next diagonal element है मेरे पास this one. ये डायगनल एलिमेंट्स हैं, तो ये मेरे पास डायगनल एलिमेंट यहाँ पे 1 है। अब मुझे एचलन फॉर्म के लिए इस डायगनल एलिमेंट से नीचे की टर्म को 0 करना है, तो और मुझे इसी पिवट को यूज़ करते हुए अपने नीचे की टर्म को 0 करना है। तो क्या ऑपरेशन नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी इस टर्म को 0 करने के लिए? R4 पे होगा ऑपरेशन, R4 बिकम्स R4 माइनस R3। तो फर्स्ट 3 रोज मैं एज इट इज़ लिखूँगी। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट 3 रोज एज इट इज़ लिखी हैं, और जो रो 4 है उस पे मैंने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया R4 में से R3, तो मेरे पास रो 4 इसमें कन्वर्ट हो गई। अब आप देखिए मेरे पास डायगनल जो है, दिस इज द डायगनल, और डायगनल एलिमेंट से नीचे के सब मेरे पास एलिमेंट 0 हो गए हैं। तो मेरे पास ये जो फॉर्म है ये एचलन फॉर्म में अपना मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो आप कोई और ऑपरेशंस भी कर सकते हैं अपने सिस्टम को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए। आप चाहें तो R1 में ऐड कर सकते हैं R2, उससे ये होगा कि आपके पास ये टर्म 0 हो जाएगी और मज़ीद आपका सिस्टम जो है वो सिंप्लीफाई हो सकता है। आप इस रो 4 को डिवाइड कर सकते हैं 4 के साथ, या और भी कोई अगर आपको फिजिबल लगे। मैं अपना इसी को कंटिन्यू करके सिर्फ गॉसियन एलिमिनेशन पे स्टॉप करके अगर अपने सिस्टम को वापस अपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म से वापस सिस्टम को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में लिखने लगी हूँ। अब मुझे क्या करना है कि अब मैंने स्टार्ट करना है अपने इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म को दोबारा से मैं कैसे अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो गया है यूजिंग रो ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप सबसे पहले मेरे पास जो फर्स्ट कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट वेरिएबल विच इज x1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय x1, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास आएगी x1। नेक्स्ट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा आपके पास सेकेंड कोफिशिएंट विच इज माइनस टू x2, नेक्स्ट है -7x3, एंड नेक्स्ट इज +7x4, और जो डॉटेड लाइन से उस साइड पे मेरे पास कांस्टेंट टर्म है विच इज इक्वल टू 5। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इस रो सेकेंड रो को देख के मैं सेकेंड इक्वेशन बनाऊंगी विच इज 2x2 प्लस 3x3 माइनस 6x4 इक्वल्स टू -3। इसी तरह से नेक्स्ट x1 का कोफिशिएंट 0 है, x2 का 0 है, और x3 का 1 है विच इज x3, एंड -2x4 विच इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे फर्स्ट x1 का 0 है, x2 का 0 है, x3 का 0 है, और x4 का मेरे पास कोफिशिएंट है 4x4 विच इज इक्वल्स टू -4। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखिए कि हमारे पास कौन सा केस बन रहा है जब अपने आपने आपका जो गिवन ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, सिस्टम ऑफ आपका जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उसका ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स अगर आप एचलन फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं, एचलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास रैंक जो है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो पूरा सिस्टम है ये एचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ से हम इसका रैंक फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे रैंक ऑफ ए क्या है, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, ये आपके पास ए है, इसका रैंक क्या है, इन दैट केस rank of A is equals to 4 number of non-zero rows। rank of A होता है आपके पास number of non-zero rows after converting the matrix into the echelon form, या फिर number of pivots।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ पिवट्स भी आपके पास 4 हैं ऑफ कोर्स, 1 पिवट, 2 पिवट, 3 पिवट एंड 4 पिवट। पिवट क्या होता है आपके पास, हर रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट पिवट कहलाता है। तो रैंक ऑफ ए मेरे पास 4 आ गया है, और रैंक ऑफ ए बी क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये पूरा मेरे पास, ये पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ए बी। इसका रैंक क्या है, इसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज भी 4 है, 1 2 3 एंड 4। तो इसका मैथ भी मेरे पास रैंक जो है वो 4 है। तो हमारे पास जो कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपके पास रैंक ए इक्वल है होता है रैंक ऑफ ए बी के, तो आपके पास सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होता है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि एज रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ ए बी के, अवर सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मतलब उसका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो सोल्यूशन फाइंड करना है हमने। अब कंसिस्टेंट के लिए हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, हम देखते हैं उसमें से हम किस में फॉल करते हैं। अगर आपके पास रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन होगा, तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो आपके पास यहाँ पे रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी इक्वल है नंबर ऑफ अननोन्स की। यस, वी हैव 4 नंबर ऑफ अननोन्स व्हिच इज x1 x2 x3 x4। तो हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन आएगा अपने गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। यहाँ पे लिख दिया कि एज रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स व्हिच इज इक्वल्स टू 4, सो वी विल गेट अ यूनिक सोल्यूशन ऑफ अवर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और वो यूनिक सोल्यूशन कैसे आएगा, वो हमने जो अपना दोबारा से मैट्रिक्स फॉर्म को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। अब हमने सिंपल बैक सब्स्टिट्यूशन करते जाना है एंड वी गेट द सोल्यूशन, मीन्स कि हम हर अननोन के जो है वो फाइंड कर लेंगे, हर अननोन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 के, इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। So from equation number 4 we get the value of our variable x4. From equation 4 we get x4 equals to -1। अब ये x4 की वैल्यू मैं पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 3 में, और मैं फाइंड कर लूँगी वैल्यू ऑफ वेरिएबल x3। फिर मैं x4 x3 की वैल्यूज पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 2 में, और फाइंड करूँगी वैल्यू ऑफ x2, और फिर इन 3 वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 1 में, और फाइंड कर लूँगी अपनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल x1 की। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सॉल्व कर ली है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं अननोन की फाइंड कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से फाइंड की x4 की वैल्यू, और फिर इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन की है x4 की इक्वेशन नंबर 3 में, और इक्वेशन 3 से आई गेट द वैल्यू ऑफ x3 which is 0, and then I back substitute the values of x3 and x4 into equation 2, and equation 2 gives us this x2 equals to -9/2। और फाइनल स्टेप में हमने अपनी x2 x3 और x4 की वैल्यूज पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन 1 gives us the value of x1 which is equals to 3। This is the one case of system of linear equations in which we get a unique solution. In the next lecture we will discuss the other 2 cases in which the system of linear equations has infinite number of solutions, and the third case is the solution when the solution of the system of linear equation is inconsistent. So this is it for today's lecture, and if you found this lecture helpful, please like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. Take care.